एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आर्मी शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो का GSAT-30 आप जानते हैं कि लॉन्च होने वाला था। एरियन स्पेस जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कंसोर्टियम है उसके द्वारा, और उसके एरियन 5 से इसको लॉन्च करना था। तो आज सुबह आप कह सकते हैं कि भोर में किया गया, कुछ 2:30 बजे के समय में ये किया गया और रात में, और इसका जो प्रक्षेपण है वो बिल्कुल सफल रहा। अपनी कक्षा में हमारा जो सैटेलाइट है उसको बैठा दिया गया है। इसके अलावा एक और इसके साथ सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जो कि इसको को पैसेंजर करने वाली थी, वो थी EUTEL सैटेलाइट कनेक्ट। तो इस प्रकार की 2 सैटेलाइटों को आज लॉन्च किया गया जिसमें भारत का GSAT-30 था। ये GSAT-30 का क्यों महत्व है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो कि सैटेलाइट टीवी होता है उसके अच्छी स्ट्रीमिंग के लिए, इसके अलावा अदर कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है वो लगभग 15 सालों के लिए डिजाइन की गई है और एक भारी सैटेलाइट थी। लगभग ये 3,500 टन की सैटेलाइट थी। तो ये सोचा जा रहा था कि यह सबके मन में सवाल था कि इसको इसरो क्यों नहीं लॉन्च कर रही है खुद के रॉकेट से, क्योंकि हम जानते हैं कि इसरो के पास ऐसी कैपेबिलिटी है। तो कई वीडियो में पहले मैंने आपको बताया भी हुआ है कि इसरो जो हमारा पुराना सैटेलाइट था GSAT सीरीज का ही, उसके कॉन्ट्रैक्ट के समय ही एरियन स्पेस ने 2 और सैटेलाइटों का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। उन 2 सैटेलाइटों में एक GSAT-31 थी जिसको पिछले साल लॉन्च किया गया एरियन स्पेस 5 के द्वारा, एरियन स्पेस के एरियन 5 के द्वारा ही। और जो अब दूसरा सैटेलाइट बचा हुआ था उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो वो GSAT-30 को अब जाके लॉन्च किया गया है। इसके बाद जितनी भी सैटेलाइटें होंगी जो कि भारी वजन की होंगी, कुछ 3 टन 4 टन, वो भारत खुद के ही रॉकेट से लॉन्च करेगा, ऐसा इसरो का मानना है। और यह अंतिम सैटेलाइट थी किसी भी विदेशी रॉकेट के द्वारा लॉन्च की जाने वाली। इसके अलावा बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। आप जानते हैं कि इसके 15 मेंबर हैं और इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 बदलते रहते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि चाइना ने कश्मीर के मुद्दे को UNSC में फिर से लेकर गया था। इससे पहले भी वो लेके जा चुका है जहां पर उसको मुक्की खानी पड़ी थी, और फिर पाकिस्तान के प्रेशर में इस बार फिर वो लेके गया और फिर उसको मुक्की खानी पड़ी है। चाइना के अलावा किसी भी UNSC के सदस्य ने, 14 सदस्य जो बचते हैं, उन्होंने चाइना का साथ नहीं दिया और ये माना कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान का इंटरनल अपना मैटर है, बायलैटरल मैटर है। अब यहाँ पर कई चीजें, कई सिनारियों को हमें समझना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है कि जितना हम लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की बात को चाइना UNSC में लेकर गया। यहाँ पर चाइना का भी स्वार्थ नजर आ रहा है। हमने ये देखा है कि अभी के जो हमारे नए थल सेना प्रमुख हैं उनके द्वारा यह डिसाइड कर लिया गया है, यह दिखाया जा रहा है कि चाइना भी उतना ही बड़ा थ्रेट है जितना कि पाकिस्तान हमारे देश के लिए। इवन चाइना पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट माना जा रहा है क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अच्छी है, चाइना के पास बिजनेस है, चाइना के पास पॉपुलेशन है, चाइना के पास अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट है। अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट ना भी हो क्योंकि उनके अपने इंटरनल बने हुए, पर इंडिजीनियस इक्विपमेंट है उनके पास, वो डिफेंस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उनकी मिलिट्री पावर भी पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा है और भारत के मुकाबले भी बहुत ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट अब के आर्मी चीफ ने चाइना को बताया है अपने विविध भाषणों में। उन्होंने यह भी कहा है कि जितना हम पाकिस्तान की तरफ अपने ट्रूप डिप्लॉय करते हैं उतने ही चाइना की तरफ भी करने हैं, यानी कि बैलेंसिंग करनी है। जिससे कि चाइना को भी यह समझ में आ गया है कि अब भारत पाकिस्तान से शिफ्ट होकर चाइना की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेगा। चाइना अपना यहाँ पे स्वार्थ यह सिद्ध कर रहा है कि वह भी UNSC में भारत को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहता है कि भारत पड़ोसियों से लड़ने के लिए उतावला है। क्योंकि UNSC में जब इस कश्मीर के मुद्दे को इस बार उठाया गया तो चाइना की तरफ से उन भाषणों को, उन वक्तव्यों को भी कोट किया गया जो कि हमारे नए आर्मी चीफ और भूतपूर्व आर्मी चीफ के द्वारा किया गया था। हमारे नए चीफ ने, आप जानते हैं कि यह कहा था कि POK भारत का पार्ट है और इसको पार्लियामेंट में भी माना गया है। इसके लिए जो रेजोल्यूशन है वो पास किया गया है। सभी मेंबर पार्लियामेंट के ये चाहते हैं कि POK भारत का फिर से पार्ट बन जाए, और इसके लिए जब संसद चाहेगी, संसद के मेंबर चाहेंगे, तो भारतीय सेना कभी भी POK को ले सकती है, उस पर आक्रमण कर सकती है या उस पर कार्रवाई कर सकती है। ये हमारे आर्मी चीफ ने कहा था। इसी चीज को वहां पर कोट किया गया और यह कहा गया कि भारत अब अपने पड़ोसियों से लड़ाई के लिए आतुर हो चुका है। यहां पर कश्मीर का जो 370 धारा थी हटाने की बात, अब वो
डाइल्यूट होती नजर आ रही है, पर एक नया सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना को यह समझ में आने लगा है कि भारत के द्वारा अब चाइना को बख्शा नहीं जाएगा और चाइना पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमने देखा है कि इंडियन नेवी भी कुछ इसी दिशा में बढ़ रही है और हर बार इंडियन नेवी प्रमुख यह कहते रहते हैं कि चाइना इंडियन ओशन में लगभग अपने 6 से 7 शिप हमेशा तैनात किए रहता है और उस पर भी आवाजें उठाई जा रही हैं। इस बार UNSC में चाइना ने वह चीज भी सामने रखी कि जिसमें एक न्यूज उड़ी हुई थी, हम लोगों ने सुना था कि LOC पर तार काट दिए गए हैं, 5 जगहों पे तार काटे गए हैं और भारतीय सेना अंदर घुस सकती है POK में। तो इन सभी चीजों को वहां पर रखा गया, प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सीज फायर वायलेशन भी भारत की तरफ से बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसको जर्मनी ने काउंटर किया और जर्मनी ये कहा कि ये जितने भी डेटा प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के द्वारा चाइना को प्रोवाइड किए गए हैं, इसलिए चाइना इस पर कोई बात ना करे और भारत और पाकिस्तान का ही ये इंटरनल मैटर है, बायलैटरल मैटर है और वो ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। 4 देश जो कि परमानेंट मेंबर हैं वो भारत के साथ थे, US, UK, फ्रांस और रशिया का थोड़ा तालमटोल अभी देखने को मिला, क्योंकि हो सकता है कि वो चाइना के दबाव में ऐसा कर रहा हो, पर कुल मिला के वो भारत के साथ में ही रहा। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि चाइना अब समझने लगा है कि भारत उसको थ्रेट मानने लगा है और पाकिस्तान की आड़ में अब वो ये नहीं है कि पाकिस्तान को बिजनेस के लिए वो इस प्रकार की हेल्प कर रहा है, अब ऐसा नहीं रह गया है। अब चाइना को यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान से शिफ्ट होकर भारत अब उन पर ही आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है भारत से दुश्मनी निभाने की। तो भारत को भी अब पाकिस्तान की तरफ से शिफ्ट होकर चाइना की तरफ बढ़ जाना चाहिए। पाकिस्तान किसी भी प्रकार का हमारे लायक दुश्मन नहीं है, ये साफ साफ अब नजर आने लगा है। इसके अलावा बात करेंगे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट की, जो कि इस बार दिल्ली भारत में होने वाली है। तो इसके लिए पाकिस्तान को भी इन्विटेशन भेजा जाएगा। 8 सदस्य देश हैं इसके, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अभी 2-3 साल पहले ही इसका सदस्य देश बना है। तो सभी 8 देशों को इन्विटेशन भेजा जाएगा और पाकिस्तान को भी भेजा जाएगा। और ये सुनने में आ रहा है कि इमरान खान भारत नहीं आएंगे और ये सबको पता भी है कि इमरान खान भारत नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जनता को क्या जवाब देंगे कि क्यों भारत जा रहे हैं, ऐसा होने वाला है। पर भारत भी मरे मन से ही इन्विटेशन दे रहा था, एक फॉर्मेलिटी करनी थी इसलिए इन्विटेशन दे रहा है। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि इमरान खान नहीं आएंगे, बल्कि उनका कोई एक चुड़भैया नेता आएगा जो कि भारत में होने वाले इस समिट को अटेंड करेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं, एक एयरबोर्न एक्सरसाइज हुई है भारत में और बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, जिसको विंग्ड रेडर कहा गया है, नाम दिया गया है। और इसमें कुछ 500 स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने भाग लिया, जिसमें कि C-130 सुपर हरकुलिस और C-70 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो नए इंडक्ट किए हुए इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि सीलूक हेलीकॉप्टर इत्यादि, इन सभी चीजों का एक ट्रायल आप मान सकते हैं और उनका इंटीग्रेशन मान सकते हैं। भारतीय आर्मी के साथ किस प्रकार का वो बिहेव कर रहे हैं, भारतीय आर्मी के साथ किस प्रकार से इंटीग्रेट हो चुके हैं, इन सारी चीजों की चेकिंग इस एक्सरसाइज में हुई। खास बात यह है कि ये नॉर्थ ईस्ट थिएटर में हुआ, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में हुआ, जहां पर चाइना से हमारा बॉर्डर लगता है। और फिर से वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि चाइना की थ्रेट की तरह भारत देखने लगा है। इससे पहले हम हर एक्सरसाइज या तो पाकिस्तान की साइड में करते थे या ऊपर के एरिया में करते थे, लद्दाख के एरिया में करते थे, पर अब हम पूरे के पूरे चाइना बॉर्डर को कवर करने जा रहे हैं, चाहे वो इंडोनेशियन में हो या हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में हो। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान निकलकर सामने आया। उनका यह कहना है कि भारत से वो अच्छे रिश्ते तो चाहते हैं, पर वो कश्मीर की कीमत पर नहीं होगा। उनका यह मानना है कि कश्मीर मुद्दे को रिजॉल्व करने के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस हो सकती है। यानी कि इससे साफ साफ समझ लेना चाहिए कि आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी, आतंकवादी घटनाओं को वो कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनकी केवल कमर तोड़ सकती है तो इंडियन आर्मी तोड़ सकती है, किसी भी तरह से पीस प्रोसेस जो टॉक है वो नहीं हो सकती है। साफ साफ उनके विदेश मंत्री के भाषण से या उनके वक्तव्य से साफ साफ झलकता है। सेम चीज इंडिया जानता है कि पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं नहीं छोड़ सकता है और भारत उसी प्रकार से डील करना चाह रहा है, क्योंकि हमने अभी पे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक और बयान सामने निकल कर आया, उसको भी सुना है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका 9/11 की घटना के बाद आतंकवाद को डील किया है, कुछ उसी प्रकार से भारत भी आतंकवाद को डील करने के पूरे पूरे मूड में है। आदर्श 9/11 हो चुका है, 9/11 के बाद जो
अमेरिका ने किया वही भारत भी करना चाहता है। यानी कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक कोई ऐसी बड़ी आतंकवाद की घटना हुई और पाकिस्तान पर चढ़ाई भारत कर देगा। इस प्रकार की जो बयानबाजी की टैक्टिक्स होती है ये मैं कई बार कहा हूं कि 2-3 सालों से ही देखने को मिल रही है और ये बहुत बेहतरीन टैक्टिक्स है। यदि हम फ्यूचर वॉरफेयर की बात करें तो हम जानते हैं कि रशिया से हम बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं और उनकी पेमेंट भी बीच में अटकी हुई है, क्योंकि इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट करने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि सैंक्शंस का डर है उनको, क्योंकि उनको भी विदेशों में व्यापार करना है, पैसों के लेन देन करना है, जो कि अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उसके कारण वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि सिंडिकेट बैंक इससे पहले जितने भी रशिया को पेमेंट होने वाला था वो करता रहता था, पर यह खबर निकल कर आ रही है कि आप जानते हैं कि सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में मिल चुका है और अब ये इस प्रकार के विदेशी लेन देन को करने के पक्ष में नहीं है। तो यूको बैंक हो सकता है कि इस प्रकार के पेमेंट आगे आने वाले समय में करे। सरकार यूको बैंक को यह जिम्मेदारी सौंप सकती है या यूको बैंक इसको करने को तैयार हो सकता है। इससे पहले कोई भी बैंक सामने नहीं निकल कर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने सैंक्शंस रशिया पे लगाए हुए हैं पेमेंट करने पे, उनके विदेशों में होने वाले पेमेंट उन बैंकों के जो कि भारत से संबंधित हैं या रशिया के जो बैंक है उनका विदेशों में जो पेमेंट होता है उसको रुकने का डर हो जाता है, उनको व्यापार करने में दिक्कतें हो जाती हैं। इस कारण से इस प्रकार के पेमेंट जिन पे सैंक्शंस लगे होते हैं बैंक करने को तैयार नहीं होते हैं। पर अब आगे आने वाले समय में यूको बैंक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।